हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में फिजिक्स मॉडल सेट 1 में सभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्नों का सही सही आंसर को जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स न्यू मॉडल पेपर में सेट 1 में सभी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर को जानते हैं। ऐसे तो कोडरमा जिला के डीसी द्वारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का मॉडल पेपर बिल्कुल इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन हम इनको हिंदी में पढ़ाएंगे। हम हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, आपको हम हिंदी में समझाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में दिया है तो हिंदी मीडियम वाला हम लोग स्टूडेंट हैं, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से 1 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन में जो रहेगा वो मार दीजिएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 ठो मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। दोनों सही होता है, एक का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल होगा हमेशा शून्य। याद रखिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में एक तरफ माइनस क्यू आवेश और एक तरफ प्लस क्यू आवेश होता है, तो माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा माइनस क्यू ई और प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा प्लस क्यू ई। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई जोड़ होके 0 हो जाएगा, ठीक है। परिणामी विद्युत बल हमेशा 0 होगा, शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि एक पर माइनस क्यू आवेश जिसके चलते माइनस क्यू ई बल लगेगा और एक पर प्लस क्यू आवेश जिसके चलते प्लस क्यू ई बल लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 0 शून्य आएगा, 0। 2 का ए होगा, ए हमेशा शून्य। आगे देखिए सवाल नंबर 3, विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा, किसी एंगल से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने से किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 3 का ऑप्शन ए सही होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4, 1 वोल्ट प्रति मीटर बराबर होता है। 1 वोल्ट प्रति मीटर बराबर होता है। हमने अभी जस्ट कहा कि वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही एक ही भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी 1 वोल्ट प्रति मीटर बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन सी, 4 का सी होगा, 1 वोल्ट प्रति मीटर बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, 4 का सी। आगे देखिए 5 नंबर, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है एक बल युग्म आघूर्ण, एक बल आघूर्ण। याद रखिएगा, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो शून्य बल का अनुभव करता है।
परिणामी बल शून्य होगा, लेकिन एक बल युग्म आघूर्ण, एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। 5 का बी होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 6, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई एवं विभव कैपिटल भी के बीच का संबंध है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई एवं विभव यानी पोटेंशियल भी के बीच का संबंध है। ऑप्शन ए सही होगा, ए। ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स। कभी कभी ऑप्शन में देता है ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर। ठीक है, दूरी को x और r दोनों यूज करते हैं, दोनों लिखते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। कैपिटल ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर या कैपिटल ई बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स। 6 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को पढ़िए। 7, जब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत स्लेब भरा जाता है जो एक बैटरी से जुड़ा रहता है, तो पहले के आवेश की अपेक्षा आवेश हो जाता है अधिक। याद रखिएगा, जब एक समांतर प्लेट कैपेसिटर संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ स्लेब भरा जाता है जो एक बैटरी से जुड़ा रहता है, तो पहले के आवेश की अपेक्षा, पहले के आवेश की सापेक्ष आवेश बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। 7 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 8, 8 नंबर पढ़िए। 8, एक समान रूप से आवेशित किसी खोखले गोल या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर शून्य। याद रखिएगा, एक समान रूप से आवेशित किसी खोखले गोल या चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, शून्य होता है। 8 का सही उत्तर बी होगा, बी, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 9, 9 नंबर, यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो उस बिंदु पर विभव का मान घट जाता है। यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो उस बिंदु पर विभव का मान घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का उल्टा होता है। यानी दूरी बढ़ेगा तो विभव का मान, पोटेंशियल का मान उस बिंदु पर घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। 9 का बी, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 10, 10 नंबर को पढ़िए। किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम व्यक्त करता है। किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ व्यक्त करता है आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है और किरचॉफ का सेकंड नियम, द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। पहला आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण। 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 11, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक सटीक क्यों है? क्योंकि यह एक शून्य विधि है। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक सटीक क्यों है, अधिक अच्छा क्यों है? क्योंकि यह एक शून्य विधि है। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके चलते व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित माना जाता है। यानी यह एक शून्य विक्षेप विधि है, यह एक शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेतु संतुलित समझी जाती है। 11 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12, 12 नंबर पढ़िए। एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है, इसका प्रतिरोध होगा 1/4 गुना। याद रखिएगा, एक चालक की लंबाई जितना गुना करने बोलेगा प्रतिरोध उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक चालक की लंबाई जितना गुना करने बोलेगा प्रतिरोध उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी एक चालक की लंबाई आधी करेंगे तो आधा का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध।
यदि बोलेगा चालक की लंबाई को दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि बोलेगा चालक की लंबाई को 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, लंबाई को जितना गुना करेगा प्रतिरोध उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, लंबाई को जितना गुना करने बोलेगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। 12 का ऑप्शन डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 13 ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को मापा जाता है जूल प्रति कूलम में। ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जूल प्रति कूलम में मापते हैं, जूल प्रति कूलम। 13 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 14 विभव मापी विभवांतर को वोल्ट मीटर से अधिक सटीकता से मापता है क्योंकि 14 नंबर सवाल क्या कहता है, विभव मापी विभवांतर को वोल्ट मीटर से अधिक सटीकता से मापता है क्योंकि यह बाहरी सर्किट से करंट नहीं लेता है, यह बाहरी परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है। 14 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 15 एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है इलेक्ट्रोड पृथक्करण पर। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर किस पर निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रोड पृथक्करण पर। 15 का ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 16 चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। याद रखिएगा चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन चुंबकीय भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य लंबवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। 16 का ए। ध्रुवों पर बोलेगा 90 डिग्री, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, लंबवत रेखा पर बोलेगा तो नमन कोण का मान 0 डिग्री होगा। 16 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 17 एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। याद रखिएगा जब दो समांतर धारावाही चालक में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब दो समांतर धारावाही चालक में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक ही दिशा में धारा प्रवाह हो तो आकर्षण होगा दोनों के बीच, और विपरीत दिशा में जब धारा प्रवाहित होगा तो दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 18 को पढ़िए। 18 नंबर सवाल एम्पियर का परिपथी नियम का सूत्र है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर का परिपथी नियम क्या बोलता है? एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन बी क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। 18 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 19 एक आवेश स्मॉल क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में घूम रहा है जो कि वेग v के लंबवत है, तो आवेश पर कार्यरत बल है क्यू भी बी। याद रखिएगा आवेश पर कार्यरत बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर लंबवत बोला है तो साइन 91 हो जाएगा, यानी F बराबर क्यू भी बी होगा, यही अधिकतम बल होगा। 19 का बी फॉर बॉय क्यू भी बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20 को पढ़िए। 20 नंबर सवाल लॉरेंज बल का व्यंजक है। लॉरेंज बल का सूत्र है ऑप्शन सी। लॉरेंज बल का सूत्र होगा ऑप्शन सी सही है। वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E जोड़ V क्रॉस B। F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस
V क्रॉस B। 20 का सही उत्तर सी होगा, सी। लॉरेंज बल का सही व्यंजक, सही सूत्र है ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 21। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। याद रखिएगा, एक बार चुंबक या क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के बल रेखाएं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। लेकिन एक बार चुंबक क्षण चुंबक के बाहर चुंबक बल रेखाएं उल्टा होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अंदर बोलेगा तो साउथ से नॉर्थ, बाहर बोलेगा तो नॉर्थ से साउथ। आगे देखिए सवाल नंबर 22। प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? लेंज के नियम से। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा दी जाती है। 22 का सी, लेंज का नियम। आगे देखिए सवाल नंबर 23। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्था कौन सी है? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सजाना है, अरेंज करना है, तो सबसे अधिक आवृत्ति होता है गामा किरण का और सबसे कम आवृत्ति होता है रेडियो तरंगे का। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। यानी रेडियो तरंगे, उसके बाद अधिक आवृत्ति होगा सूक्ष्म तरंगे का, उसके बाद अधिक आवृत्ति होगा अवरक्त तरंगे का, अवरक्त किरणें का, उसके बाद दृश्य प्रकाश का, उसके बाद पराबैंगनी किरणें का, उसके बाद एक्स रे का और सबसे अधिक गामा किरण का। याद रखिएगा, रेडियो तरंगे का आवृत्ति सबसे कम और गामा किरण का आवृत्ति सबसे ज़्यादा। तो रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रो सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा किरण सबसे ज़्यादा। यानी बढ़ता क्रम सही होगा ऑप्शन ए, 23 का ए, क नंबर क। आगे देखिए 24। किसी कुंडली की 100 प्रेरकत्व की माप होती है जड़त्व। किसी कुंडली की 100 प्रेरकत्व की माप होती है जड़त्व, 24 का ए। आगे देखिए 25। इनमें से किस परिपथ में शक्ति क्षय अधिकतम होता है? शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में। याद रखिएगा, एलसीआर परिपथ में केवल जब एल लगा रहेगा, प्रेरकत्व लगा रहेगा, तो शक्ति क्षय 0 होता है। शक्ति क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है, 0 होता है। जब केवल सी लगा रहेगा, सी, यानी केवल एक संधारित्र धारित्य परिपथ में बात करेंगे तो शक्ति क्षय इसमें भी 0 होता है। केवल प्रेरकत्व युक्त चाहे केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ऐसी परिपथ में जब केवल एल केवल सी का बात करेंगे तो शक्ति क्षय बिल्कुल 0 होता है, शक्ति क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जब केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ का बात करेंगे, ठीक है, केवल एक आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध युक्त परिपथ का बात करेंगे तो शक्ति क्षय इसी में होता है और सबसे अधिक होता है। 25 का सी, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में शक्ति क्षय होता है और अधिकतम होता है, 25 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 26। डी ब्रोगली समीकरण बताता है तरंग प्रकृति। डी ब्रोगली समीकरण बताता है तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, 26 का सी। आगे देखिए 27। प्रकाश का ध्रुवीकरण सिद्ध करता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या बताता है? प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति। प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, 27 का सी, 27 का सी। आगे देखिए 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग करते हैं, 28 का सी। यानी प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्योरी पर काम करता है, 28 का सी। आगे देखिए 29 नंबर 29।
+6 डायोप्टर और -4 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में कांटेक्ट में रखे गए हैं। संयोजन की शक्ति होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, +6 और -4 को जोड़ेंगे तो आएगा +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, 29 का डी होगा डी, +6 और -4 को जोड़िए तो आपका उत्तर आ जाएगा +2 डायोप्टर, 29 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 30 पढ़िए, 30 नंबर। 5 अर्ध आयु के बाद रेडियोधर्मी पदार्थ का कितना प्रतिशत बचेगा? 5 अर्ध आयु काल के बाद रेडियोधर्मी पदार्थ का कितना प्रतिशत बचेगा? अर्ध आयु काल क्या होता है? देखिए, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रारंभिक परमाणु संख्या घट करके जब आधा रह जाएगा तो आधा बचे रहने में लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। तो 5 अर्धायु बोला है तो 1/2 का पावर में 5 लिखेंगे, यानी 1/2 का पावर 5 तो 1/32 हो जाएगा। 1/32 को परसेंटेज में लिखेंगे तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए 3.125%। ठीक है, 5 अर्धायु बोला है तो अर्धायु मतलब 1/2, ठीक है, आधा होने में लगा समय, 1/2 का पावर 5 करेंगे, 1/32 होगा, जिसको परसेंटेज में लिखने पर, प्रतिशत में लिखने पर आएगा ऑप्शन ए 3.125%। आगे देखिए 31 नंबर सवाल, 31 इनमें से कौन एक सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? इनमें से कौन एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? नैंड गेट, नैंड, इनमें से नैंड गेट यूनिवर्सल सार्वत्रिक लॉजिक गेट है, नैंड। 31 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए 32 गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ाने पर, गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस घटता है। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है और चालक का बढ़ता है। 32 का बी फॉर बॉय, घटता है। आगे देखिए 33 देखिए, एक अर्धचालक में चालन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, इलेक्ट्रॉन और बीबर हॉल्स दोनों। 33 का सी होगा। एक अर्धचालक में चालन के लिए इलेक्ट्रॉन और छिद्र, इलेक्ट्रॉन और हॉल्स, बीबर दोनों जिम्मेदार जरूरी होता है। 33 का सी। आगे देखिए 34 टेलीविजन प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए नियोजित आवृत्ति सामान्यतः कितना परास का होता है? ऑप्शन सी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। टेलीविजन प्रसारण, टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति का जरूरत पड़ता है। आगे देखिए 35 नंबर सवाल, 35 किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक रियल होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक इमेजिनरी होता है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है, पेंट किया हुआ भाग के पीछे, जो हम देख नहीं पाएंगे, सिर्फ कल्पना करेंगे, काल्पनिक इमेजिनरी होगा। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है, जो दर्पण के सामने रहता है, जिधर वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने, जो रियल होता है, वास्तविक होता है। 35 का ए। तो चलिए अभी हम लोग कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में फिजिक्स मॉडल सेट 1 में सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का सही आंसर को देखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हम हिंदी मीडियम में ऑब्जेक्टिव को समझाए हैं, बताए हैं टाइपिंग करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।